करने के लिए क्लास से पहले आपके अंदर एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म क्रिएट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। तो ये पूरा चार्ट मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन का, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। इसके 3 टाइप्स मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिए हैं, दैट इज द एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड द क्वासी। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर 5 टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। फर्स्ट इज वैलिड, सेकंड इज वॉइडेबल, थर्ड इज वॉइड, फोर्थ इज एनफोर्सेबल एंड द फिफ्थ वन इज इलीगल। तो आज हम ये पढ़ेंगे। So the second classification is the classification on the basis of enforceability. Enforceability means a contract which is enforceable by law, जिसमें लॉ आपकी हेल्प करता है, कानून आपकी हेल्प करता है, जिस चीज़ को अप्लाई करने के लिए लॉ आपकी हेल्प करता है, वो उसके बेसिस पर हम आज पढ़ेंगे। तो enforceable law definition means that 2 or more parties have made an agreement and includes the components of a valid contract. तो enforceable law किसका कॉन्ट्रैक्ट का होगा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट का होगा enforceable law? इट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड देयर मस्ट बी एन ऑफर, कंसिडरेशन एंड दी parties involved must be of full mental capacity। वो सारे एसेंशियल्स जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो सारे एसेंशियल्स, लॉफुल ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल्स, वो 10 के 10 एसेंशियल्स जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो सारे एसेंशियल्स अगर आपके एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो वो बन जाएगा आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर आप बेफिक्र होकर लॉ की हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी कैन बी डन इन 5 वेज। कौन से वो 5 तरीके हैं जिस पर हमारा एनफोर्सेबिलिटी बेस्ड है? तो फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और एग्रीमेंट भी होते हैं, फोर्थ इज एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड द फिफ्थ वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे हम अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कभी ना कभी पहले एग्रीमेंट ही बनते हैं। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी टाइम पर पहले एग्रीमेंट ही बनते हैं। तो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं वो होते हैं हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लॉ आपकी हेल्प करता है, लॉ कानून आपकी हेल्प करता है उसको एनफोर्स कराने में। ओके, तो इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल द पार्टीज आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारी पार्टीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, लीगली बाउंड होती हैं। मतलब अगर एक भी पार्टी ने पीछे हटी, वो पार्टी अगर एक भी पार्टी ने कोई भी नाटक किया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो फिर लॉ बीच में आता है और उन्हें बोलता है भाई तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, जो प्रॉमिस तुमने किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है वो तुम्हें परफॉर्म हर हाल में अब करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, तो बोथ द पार्टीज आर लीगली बाउंड।
अब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस एंड लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इंटरप्रिटेशन एंड थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बहुत सारे नॉर्म्स एंड एसेंशियल्स हमें प्रोवाइड करता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। वो सारे एसेंशियल्स वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो 10 एसेंशियल्स कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। वो सारे 10 एसेंशियल्स हमारे एग्रीमेंट में मौजूद होने चाहिए टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर सारे एसेंशियल्स आपके एग्रीमेंट में होंगे तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। A voidable contract is a formal agreement between two parties that may be rendered unenforceable for any number of legal reasons which may include। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है फॉर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट लाइन की डेफिनेशन में ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, मतलब वो सारे एग्रीमेंट्स जो पहले तो वैलिड थे वो बाद में कुछ लीगल रीजंस की वजह से वॉइड बन जाते हैं। कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिनकी वजह से वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो वैलिड से वो वॉइड बन जाते हैं। तो वो लीगल रीजंस क्या हैं वो अब हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट रीज़न है फेलियर बाई वन और बोथ पार्टीज़ टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। ये फर्स्ट रीज़न है। अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल फैक्ट ही बताना भूल गई हैं या मटेरियल फैक्ट बताया ही नहीं है तो वो बन जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, या कोई मिस्टेक कर ली है, सेकंड इज मिस्टेक, कोई गलती कर ली है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो बन जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड इज मिस रिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट में गलत गलत बातें आपको बता दी हैं, गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है, तब भी वो बन जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रॉड, कोई धोखेबाजी कर दी है एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में तो वो बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब मिसगाइड कर दिया है, आपको बहका दिया है, गलत गलत चीज़ें आपको बता दी हैं कॉन्ट्रैक्ट की और आप बहक गए हैं, तो वो होता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ करना। आपने छेड़छाड़ कर दी है कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे 6 एसेंशियल्स अगर आपके एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में इन 6 में से कोई भी अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ यूजुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल when the consent of the parties to the contract is obtained by। जो consent है, consent का मतलब होता है yes बोलना। तो अगर आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में किसी से yes बुलवाया है, अगर yes लिया है, consent ली है उसकी, कैसे ली है? by coercion। coercion मतलब दबाव डालना या डरा कर या धमका कर आपने उसकी कंसेंट ले ली है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया है, तो वो आपका बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आपने उसकी कंसेंट ली है, यस बुलवाया है, उसको मिसगाइड करके, उसको गलत चीज़ें बताकर उसको बहका दिया है आपने और उसकी यस ले ली है, उसकी कंसेंट ले ली है, तो फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। थर्ड इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपने ठीक से उसको पढ़ के नहीं बताया, ठीक से प्रेजेंट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉड। फ्रॉड मतलब धोखेबाजी। तो अगर आपने कोई धोखेबाजी की है अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में होंगे देन इट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थर्ड वन इज वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड जो है, वॉइड वो एग्रीमेंट भी होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ओके, वॉइड एग्रीमेंट भी है और वॉइड
कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो पहले हम पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। ओके, The one of the essential of a valid contract is that it must not be one which is expressly declared to be void by the act. Thus, there arises a question as to what are expressly declared void agreements. अब हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनते हैं जब हमने कुछ एसेंशियल्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, अगर वो एसेंशियल्स प्रेजेंट होंगे आपके एग्रीमेंट में तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, कुछ एसेंशियल्स अगर प्रेजेंट होंगे, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने 10 एसेंशियल्स पढ़े थे वो 10 एसेंशियल्स अगर आपके एग्रीमेंट में प्रेजेंट हैं, अगर वो 10 एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं तब वो बन जाता है आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ आपको पहले ही बता देता है कि भाई ये एग्रीमेंट मत करना वरना हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। ओके, तो अब वो जो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ हमें पहले ही बता देता है कि अगर आपने ये एग्रीमेंट्स किए ना तो वो फिर वैलिड नहीं माने जाएंगे, वो आपके पहले से ही वॉइड हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ ने हमें पहले ही बता दिए कि ये मत करना वरना ये वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाएंगे। तो ये सारे एग्रीमेंट्स हैं जो हमें हमारा लॉ पहले ही बता देता है कि अगर आपने ये एग्रीमेंट्स किए देन वी विल नॉट हेल्प यू। ओके, सो द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ओके, ये एग्रीमेंट्स शुरू से ही वॉइड हैं, ये आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये किया देन लॉ विल नॉट हेल्प यू एनी मोर। ओके, सो द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। तो एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब शादी से रोकने का, शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट। अगर आपने किसी को शादी करने से रोका है, वो एग्रीमेंट किया है, देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। वो शुरू से ही लॉ बता देता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट्स। ओके, सेकेंड इज एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किसी को बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट, वो भी वॉइड एग्रीमेंट है। अगर आपने किसी को बिजनेस करने से रोका है, कोई एग्रीमेंट ऐसा किया है, देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। थर्ड वन इज एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कानूनी कार्रवाई करना। अगर आप किसी पर लीगल एक्शन लेने से रोक रहे हो, किसी पर केस नहीं करने दे रहे, देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। वो लॉ आपको पहले ही बोल देता है कि भाई ये एग्रीमेंट्स वॉइड हैं। फोर्थ इज एग्रीमेंट्स इन एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन। जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में लिखा क्या है, तो वो भी आपके वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। जिसमें अनसर्टेनिटी हो, कोई क्लैरिटी नहीं हो, कुछ फिक्स्ड ही नहीं है कि लिखा क्या है एग्रीमेंट में, देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। फिफ्थ इज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। वेगर एग्रीमेंट्स होते हैं जो आप शर्तें लगाते हैं, बेट लगाते हैं, तो वो सारे एग्रीमेंट्स आपके वॉइड माने जाते हैं। अगर आपने किसी से शर्त लगा ली है देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। सिक्स्थ इज एग्रीमेंट्स टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। इसका मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, चांद तारे तोड़कर लाना, तो वो लाना इम्पॉसिबल है, तो ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। ओके, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये भी वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ओके, तो ये सारे एग्रीमेंट्स अगर आप करते हैं तो लॉ आपको पहले ही बता देता है कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करेंगे देन लॉ विल नॉट हेल्प यू। ओके, ये सारे एग्रीमेंट्स शुरू से ही एक वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, सेकंड पार्ट है इसका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? द टर्म वॉइड कॉन्ट्रैक्ट implies a contract that has no legal effect at all।
जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, लॉ की नज़रों में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो होता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ रोक देता है, सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है कि आप ये एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते वरना हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। लॉ आपको बता देता है कि भाई उधर मत जाना वरना हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पहले वैलिड होते हैं लेकिन ये वॉइड होते हैं, ऑलराइट। तो अब हम ये पढ़ेंगे, इफ़ फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज व्हेन ओरिजिनली एंटर्ड बट सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। तो पहले तो ये वैलिड थे पर बाद में सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन इट बिकम्स इनवैलिड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस एज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये पहले वैलिड होते हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं कि इनको हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते, ये इनवैलिड बन जाते हैं, ओके। सो द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इनवैलिड इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले तो वैलिड था पर बाद में ये बन जाता है इनवैलिड, तो इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं कि उन्हें परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो बन जाते हैं आपके इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती लॉ की नज़रों में, ऑलराइट। अब ये कुछ रीजंस जो हैं वो हैं क्या जिनकी वजह से ये इनवैलिड बन जाते हैं, अब ये हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर। इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इन सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे पहले, वो बन जाते हैं आपके नल एंड वॉइड, ओके। ज़ीरो, ये ज़ीरो बन जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं? फर्स्ट इज़ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है सुपर नेचुरल पावर। मतलब कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स जिनका हम पर कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारे अंदर कुछ भी हमारे ऊपर नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे जो हम परफॉर्म कर सकते थे, पर कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं कि अब उन्हें परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्यूशन टीचर है, वो होम ट्यूशन लेता है, रोज़ जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बच्चों के पेरेंट्स से जिनको वो पढ़ाने जाता था कि भाई मैं रोज़ आया करूँगा आपके बच्चे को ट्यूशन देने, ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सडनली एक दिन वो नहीं पहुंच पाया, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ओके। अब जो एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई, सब लोगों ने उठाया, पूछा उससे कि आप कौन हो, तो वो सब कुछ भूल गया। वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो उसकी याददाश्त चली गई, तो अब इम्पॉसिबल है उसको पढ़ाना बच्चों को, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा क्योंकि अब वो कैपेबल ही नहीं है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यही है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी पावर्स जिनका हम पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बन जाते हैं आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सेकेंड इज सब्सिक्वेंट इल्लेगिलिटी, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप परफॉर्म करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फॉर एग्जांपल आप सप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन्स, ओके। अब आपका आराम से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मेडिसिन सप्लाई हो रही हैं, ओके। अब सडनली गवर्नमेंट जो है उन मेडिसिन्स पर बैन लगा देती है, तो अगर अब भी आप सप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम अ इलीगल सप्लाई, ओके, वो इलीगल बन जाएगा, तो इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो जाती है आपकी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। थर्ड इज रेप्यूटेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रेप्यूटेशन मतलब नहीं मानना, हम मानेंगे ही नहीं क्या हुआ, ओके। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप नहीं मान रहे, इसका एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल गन पॉइंट पर एक आदमी है, उसने उससे साइन करवा लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स पर, ओके।
वो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो ओनर कोई और है, लेकिन उसने अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी कर दी है। तो उस बेटे से डरा कर धमका कर गन पॉइंट पर कुछ गुंडों ने साइन करवा लिए हैं पेपर्स पर, ठीक है। अब जो रियल ओनर है जिसने अपने बेटे के नाम किया था वो कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है और कहता है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को मानूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे बेटे को धमकाया है, उसे डरा कर धमका कर साइन लिए गए हैं। तो इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रेपुडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। फोर्थ इज in the case of a contract contingent on the happening of a future event if that event becomes impossible or illegal। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फ्यूचर के लिए किया है, कोई फ्यूचर इवेंट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब उसको फ्यूचर में परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता वो, तो वो बन जाते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने अपने बेटे की शादी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक एग्रीमेंट किया है किसी से कि मैं इस डेट को, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट है कि मैं इस डेट को अपने बेटे की शादी करूँगा, ओके। अब जब वो इवेंट आता है, जब वो डेट आती है, तो जिससे ये उसकी शादी करने चाहता था, जिससे एग्रीमेंट किया था, जिस लड़की से शादी करने का एग्रीमेंट किया था, वो लड़की ही किसी एक्सीडेंट में मर जाती है। तो अब तो शादी करना इम्पॉसिबल है। तो यही है इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, कि आपने कुछ फ्यूचर इवेंट के लिए कोई प्लानिंग की है, कोई एग्रीमेंट किया है, पर अब वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। जब लड़की ही मर गई तो अब वो कैसे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा, तो इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, अब हमारा फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स? वो होते हैं जिनको हम लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते, विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल। कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, वो हम लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते, लॉ आपकी इनमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पढ़ते हैं, चलिए। एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट इज वैलिड इन इटसेल्फ बट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्स्ड इन अ रिक्विसाइड कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट सच एज, अभी पढ़ेंगे। अब ये जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें कोई कमी नहीं होती, एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये अनएनफोर्सेबल होते हैं, मतलब लॉ आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट तो ये वैलिड है लेकिन लॉ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब ये कैसे? जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो लॉ आपकी क्यों हेल्प नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ राइटिंग। अब लॉ हमें कहता है आप एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हैं और रिटन में भी, राइटिंग में भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, पर लॉ आपको पहले ये भी बताता है आप एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हैं, आप राइटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में एग्रीमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब आपने कोई एग्रीमेंट किया अपने दोस्त के साथ और उस दोस्त से आपने एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया उस पर भरोसा करके। अब उस दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, ओके। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कोर्ट में उसके खिलाफ कि मैं क्या बोलूँ, अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था, तो कोर्ट ये कहता है बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट हुआ था आपका, हुआ होगा आपका एग्रीमेंट, लेकिन हम कैसे सेटिस्फाई हो जाएं, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो आपके पास जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो लॉ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए ये बन जाते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कोर्ट में कैसे प्रूफ करोगे आपका एग्रीमेंट हुआ था? वैसे ही अगर आप राइटिंग इनका कोई प्रूफ नहीं कर सकते, इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ओके। अब जैसे राइटिंग में आप कराते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन अगर राइटिंग में आपने नहीं कराया तो फिर आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ओरल एग्रीमेंट का, ओके। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अब जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी या घर खरीदा है तो
नहीं है कि आपने घर खरीदा भी है या नहीं, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी होती है जो पे करनी होती है किसी पेपर की या प्रॉपर्टी की, आपको एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो अगर आपने नहीं की है देन इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल इन लॉ, वो आप एनफोर्स नहीं करा सकते, इसलिए वो बन जाते हैं आपके अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और टाइम बीइंग बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, अब जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो एक लिमिट बताता है देता है हमारा लॉ। जैसे 3 साल आपका लिमिटेशन पीरियड होता है, तो लॉ आपसे कहता है कि आप 3 साल के अंदर को जाओगे देन इट विल बिकम एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एन ओरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अनएनफोर्सेबल बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू बी इन राइटिंग। जो हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है समझौता करना, तो जो हमारे समझौते वाले एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमेशा कंपलसरी हैं कि वो राइटिंग में ही होने चाहिए। अगर वो राइटिंग में नहीं होंगे देन इट विल बिकम एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ विल नॉट हेल्प यू। सिमिलरली आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, इसका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल। अगर 3 साल के अंदर आप कोर्ट के पास चले गए अपने पैसे लेने के लिए, कोर्ट विल हेल्प यू, बट अगर 3 साल के बाद आप जाते हैं देन इट विल बिकम एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये वैलिड जरूर है लेकिन लॉ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लास्ट वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। द वर्ड इलीगल मीन्स कंट्ररी टू लॉ। अब ये कंट्ररी टू लॉ क्या है? कंट्ररी टू लॉ का मतलब है कानून के खिलाफ। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कानून के खिलाफ होते हैं वो होते हैं हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे पढ़ो ध्यान से। एंड द टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। As such, to speak of an illegal contract involves a contradiction in terms because it means an agreement enforceable by law and contrary to law. अब हम लोग ये कहते हैं या कुछ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट तो वो तभी बन रहा है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर आप उसको लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है इफ़ इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो इलीगल कैसे हो सकता है? थर्ड इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो ये सारे एसेंशियल्स जब आपके एग्रीमेंट में फुलफिल हो जाएंगे देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही तब है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो टर्म इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कहना गलत है, इसकी जगह आपको कहना चाहिए इलीगल एग्रीमेंट्स। ओके,
इलीगल एग्रीमेंट्स, क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट ज़रूर होते हैं। तो एग्रीमेंट तो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो इलीगल एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहना बिल्कुल गलत है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। नाउ मोरोवर बीइंग ऑफ एन अनलॉफुल नेचर सच एन agreement can never attains the status of a contract. Thus, it will be proper if we use the term illegal agreement in place of illegal contract. गलत है, इसकी जगह आप कह सकते हैं इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है देन वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ओके, तो इलीगल एग्रीमेंट्स कहना ठीक है एज कंपेयर टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। ओके, एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग मतलब शुरुआत से ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल होते हैं, ये एग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं यूज़ करना है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कोई वर्ड ही नहीं है, आप इसकी जगह इलीगल एग्रीमेंट यूज़ करेंगे। ओके, अब वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो इलीगल बनते हैं वो अब हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। एन एग्रीमेंट इज़ इलीगल एंड वॉइड इफ़ इट्स ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अगर कोई एग्रीमेंट है वो इलीगल तभी बनता है अगर उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वॉइड है। अब उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन वॉइड कैसे होगा? वो होगा इन सारी कंडीशंस पर बेस्ड। ओके, तो फर्स्ट वन इज फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब होता है कानून रोक देता है, लॉ रोक देता है कि भाई ये वाले एग्रीमेंट्स मत करना। अगर आप ये एग्रीमेंट्स करोगे देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट्स। ओके, तो कानून रोक देता है आपको इन एग्रीमेंट्स करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन में फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है कानून आपको पहले ही रोक देता है कि भाई ये एग्रीमेंट मत करना, अदरवाइज ये वॉइड एग्रीमेंट बन जाएंगे और हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। सॉरी, वॉइड नहीं, ये इलीगल एग्रीमेंट्स बन जाएंगे। ओके, इलीगल एग्रीमेंट्स बन जाएंगे अगर आप ये एग्रीमेंट करोगे और हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सेकेंड इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। सेकेंड का मतलब है अगर इसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर हमने अप्लाई कर दिया, लॉ ये कहता है अगर हमने इसको परमिशन दे दी, परमिट कर दिया इस लॉ को, तो ये किसी भी लॉ की प्रोविज़न को ख़राब कर देगा जो कानून के खिलाफ होगा। तो सेकंड वन इज कानून के खिलाफ। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर आप लॉ के अगेंस्ट करते हो, कानून के खिलाफ करते हो, तो वो एग्रीमेंट्स आपके माने जाते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। ओके, थर्ड वन इज फ्रॉडुलेंट मतलब धोखा। आपने कोई भी धोखा देकर किसी से एग्रीमेंट करवा लिया तो वो आपके माने जाएंगे इलीगल एग्रीमेंट जिसमें आप फ्रॉड करते हैं। फोर्थ इज इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। इंजुरी का मतलब होता है नुकसान। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जिससे किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो वो एग्रीमेंट्स आपके माने जाएंगे इलीगल एंड वॉइड। ओके, फिफ्थ इज द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब वो सारे एग्रीमेंट्स जो पूरी पब्लिक पॉलिसी के लिए नुकसानदेह हैं, जो नुकसान देते हैं उन लोगों को जो आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, जो पूरी जनता है, वो उन्हें अगर किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है, पूरी जो जनता है आपकी जो पूरी सोसाइटी में रह रही है, अगर ऐसे आप कोई एग्रीमेंट करते हैं जिससे लोगों का नुकसान होता है, वो सोसाइटी हार्म होता है उनके लिए, तो फिर वो एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एक कोई केमिकल फैक्ट्री है,
ओके। एक केमिकल फैक्ट्री है, वो एग्रीमेंट करती है एक ट्रक के ओनर के साथ। ओके, एक ट्रक का ओनर है, उससे ये एग्रीमेंट करती है। क्या एग्रीमेंट करती है? कि जो भी हमारी फैक्ट्री का वेस्टेज होगा, जो भी वेस्ट होगा, वो आप डंप करोगे। कहाँ डंप करोगे? रिवर में, मतलब नदी में। तो वो नदी में तो पीने का पानी होता है, तो उसके आसपास जो गांव में लोग रह रहे हैं, पानी पिएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। पब्लिक का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। तो इस एग्रीमेंट्स को हम मानेंगे इल्लीगल एग्रीमेंट, जिससे बहुत बड़े लेवल पर सोसाइटी का नुकसान होता है, जिससे बहुत लोग हार्म होता है, उनको उनके लिए हार्मफुल होता है। तो ये एग्रीमेंट्स आपके माने जाएंगे इल्लीगल एग्रीमेंट।